गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। चलो अपन स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। देखिए, ये जो क्लास है आपकी, चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा है। उसमें अपन ने कल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात कर रहे थे। अपन ने एक छोटा सा टॉपिक जो है उसको पूरा किया, जिसका नाम है लाइफ स्पान, अर्थात हम अपना जीवन किस प्रकार से पूरा करते हैं, वो लाइफ स्पान के बारे में हमने देखा। अब कल की जो बात उसको पूरा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि संसार का कोई सा भी जीव हो, वो जन्म लेता है और मर जाता है। केवल एकमात्र ऐसा जीव है जिसका नाम क्या है, अमीबा है या फिर प्रोटोजोआ ले लीजिए। वो प्रोटोजोआ नाम के जो प्राणी है या उस संघ के जो प्राणी है, वो अमर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीव द्रव्य नया हो जाता है ना। नेचुरल उनकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, वो हमने पढ़ा, जीवन काल पढ़ा, जीवन अवधि पढ़ी। फिर हमने पढ़ा एक सबसे अच्छा फीचर उसका, ये पढ़ा कि संसार का जो जीव है उसका जो जीवन काल होता है, उसके जीवन काल पर उसके आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाथी को ले लीजिए, है ना, तोते को ले लीजिए, चींटी को ले लीजिए। ऐसे कई सारे प्राणी हैं संसार में जिनका जीवन काल और उनके आकार का कोई रिलेशन नहीं। और एक और बात बताए कि जो प्राणी होते हैं उनका जो जीवन काल होता है, वो जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, टाइप का होता है। आ रही है आप लोगों की बात समझ में? ठीक है। तो अब ये जीवन काल जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटित होती है? इस जीवन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटित होती है वो किसकी होती है? प्राणी के रिप्रोडक्शन से जनन से संबंधित घटना। अब जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब लाइफ स्पन, यानी अपना जीवन जीते समय प्राणी क्या करता है, एक जनन प्रक्रिया के दौरान अपनी जो संतति होती है उसमें अपने आनुवांशिक गुणों को भेज देता है। ये काम होता है जीवन काल के दौरान। फिर वो जो पुराना प्राणी वो तो मर जाता है और उसका डीएनए नए प्राणियों में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें मैंने ऊपर लिख रखा है कि जो आप जनन के बारे में बात करते हो, जनन किसे कहा जाता है? तो जनन सीधी बात है कि अपने समान नई संतति पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। संसार की कोई भी जाति होती है, चाहे वो पेड़ हो चाहे पौधा हो, वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संतति से दूसरी संतति को बनाता है। आवाज वगैरह आ रही ना बस? ठीक है। चलो, सुनील धाकड़, अश्विन, देव प्रताप, इशरत और सानिया। मुझे लगता है बाकी बच्चों को रिमूव करना पड़ेगा। जो पढ़ते हैं उन्हीं को रखूंगा मैं, भले कोई बात नहीं। कक्षा 12 का भी इन्होंने मजाक बना के रख रखा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन सुधरने वाले लोग नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नई क्लास रूम आईडी बनाऊंगा जिसमें जो बच्चे देख रहे हैं उन्हीं को रखूंगा मैं। बाकी ये सोते रहो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। सुनील रेजा नाम से है, मुझे मैसेज कर देना। अश्विन, देव प्रताप भी आज ही आया क्लास में, इशरत, फातिमा और सानिया। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है भाई? अब जनन के ऊपर आ जाते हैं अपन। जो रिप्रोडक्शन कल अपन ने समझ लिया था, आज बात करते हैं अपन। जनन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। ये जो आप लैंगिक जनन जो पढ़ोगे, ये लगभग आप इस चैप्टर में नहीं, इससे आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे शायद थोड़ा बहुत। तो ये इसमें पादपों के बारे में पढ़ोगे, अगले वाले चैप्टर में आप जंतुओं के बारे में पढ़ोगे, यानी मनुष्य के बारे में पढ़ोगे। तो हमारा सबसे पहला ये है कि अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है और एक होता है लैंगिक जनन।
ये हमारा टॉपिक है आज, लैंगिक जनन। और तो इसमें अलैंगिक जनन किसको कहेंगे भाई? अलैंगिक, ये पढ़ चुके आप वैसे, 11th में भी थोड़ा बहुत था इसके बारे में। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है अर्थात ऐसी अभिक्रिया, सॉरी है ना, इस प्रकार का जनन। इसमें क्या होगा कि युग्मक संलयन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसको हम अलैंगिक जनन कहेंगे, सबसे मेन परिभाषा। पहली चीज तो इसकी शर्त क्या है, देखो सबसे पहली शर्त है अलैंगिक जनन किसको कहते हैं कि इसमें एक ही प्राणी भाग लेता है, ठीक है, एक ही प्राणी भाग लेता है। और सबसे बढ़िया बात, युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता। जब युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो संतति बनती है, जो नई कोशिका बनती है, उसके सारे के सारे कैरेक्टर, सारे के सारे गुण जो है वो मातृ कोशिका के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? मातृ कोशिका के। ऐसा पौधों में होता है, पौधों में आप देखते हो कि बिल्कुल पूरा पौधा बनता है, उसकी कहीं से भी कोशिका ले लो वो सारी अपनी जनक कोशिका के समान होती है। क्या मनुष्य में भी कायिक जनन मनुष्य में भी अलैंगिक जनन होता है? कि हाँ, कोशिकाओं में होता है। कोशिका की बात कर रहा हूँ मैं भी, प्राणी की नहीं बात कर रहा। हमारी जो ये कोशिकाएं वगैरह है, हाथों की वगैरह है, सिर्फ शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका को छोड़ के बाकी सब में एक ही प्रकार का है, समसूत्री विभाजन है। तो समसूत्री विभाजन की घटना घटित होती है और अर्धसूत्री विभाजन की घटना हमारी गैमिट्स वगैरह में होती है, यानी युग्मकों में होती है। तो सीधी सिंपल बात है, अलैंगिक जनन किसको कहेंगे? सबसे पहली बात, एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। अर्थात एक ही जनक मतलब एक ही प्राणी, यानी जनक मैंने बताया था जो संतति को पैदा करता हो उसको जनक कहा जाता है। और एक ही जनक भाग लेता है, असेक्सुअल की बात करूंगा अभी मैं, क्योंकि अपना यही है इस पार्ट में मेन टॉपिक, ठीक है ना। और ये जो जनन होता है तो इसमें ये होता है, मुख्यतः याद रखना, सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। और इसकी शर्तें हैं कुछ, इसकी क्या क्या शर्तें हैं? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो मैं अगला कैरेक्टर लिख रहा हूं, एक एक गुण को आप समझना है ना। युग्मक निर्माण हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ? युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई देखो, कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें तो क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, यानी बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु। अलैंगिक जनन में बीजाणु बनते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो बीजाणु वगैरह बनते हैं। लेकिन अब आप देखो कि यहाँ पर अमीबा को ले लो आप, अमीबा में क्या होता है? युग्मक थोड़ी बनते हैं भाई अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई युग्मक नहीं बनता, अमीबा दो भागों में टूट जाता है। ये हो गया भाई। तो ये लिख रखा है मैंने यहाँ, युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो नहीं भी का मतलब अमीबा में नहीं होता है भाई युग्मक निर्माण, युग्मक थोड़ी बनते हैं अमीबा के अंदर, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। युग्मक निर्माण हो भी सकता है और युग्मक निर्माण होता है तो किन में होता है? कोनिडिया वगैरह बनते हैं, उनमें युग्मक बनते हैं। इस प्रकार से ये अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जनन को अपन बोलते हैं और ये किस में होता है? मुख्यतः छोटे प्राणी में होता है भाई मुख्यतः। और दूसरी चीज, युग्मक संलयन नहीं होता। एक और लिखता हूं मैं यहाँ पर, अगला कैरेक्टर क्या है? युग्मक संलयन। युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। दिख रहा है ना बड़े साहब आपको? विभाजन नहीं। ये दूसरा कैरेक्टर है। तीसरा, युग्मक संलयन। और देखो युग्मक संलयन क्या होता है? ये पेरेंट्स की कोशिका है, ये पेरेंट्स की कोशिका है। इस पेरेंट्स की कोशिका से क्या बन जाएगा? इधर इधर एन ए कोशिका या ए कोशिका है। तो ये युग्मक बनते हैं, ये कोशिका है और ये क्या बन गए? युग्मक बन गए, गैमेट्स बन गए। तो इन गैमेट्स का आप देखो, गैमेट्स दो तरह के बनते हैं आपको पता है। एक तो मान लीजिए मेल गैमेट बनेगा और एक बनेगा फीमेल। तो इन दोनों का फ्यूजन नहीं होता है, दोनों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का क्या नहीं होता है? संलयन नहीं होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि युग्मक संलयन सिर्फ लैंगिक जनन में होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का युग्मक संलयन नहीं होता। और युग्मक संलयन नहीं होता तो यहाँ पर देखो,
ये जो प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ये युग्मक तो बन जाते हैं, लेकिन युग्मकों का क्या नहीं होता, संलयन नहीं होता, और इस प्रकार से 2n कोशिका नहीं बनती है। याद रखना आप। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है, ये कौन सी प्रोसेस हो जाती है, एक प्रकार से लैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है कि ये कोशिका, इस कोशिका में यहाँ पर तो होता है अर्धसूत्री विभाजन। मैं लैंगिक की बात कर रहा हूँ, समझना थोड़ा सा अंतर, ये लैंगिक की बात कर रहा हूँ, और लैंगिक के अंदर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और गुणसूत्रों की संख्या जहाँ दुगनी थी पेरेंट्स में, वहां पर जो गैमेट्स यानी गैमेट बनेंगे या संतति बनेंगे, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रहेगी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 2n कोशिका है, इससे जो कोशिका बनेगी वो 2n ही बनेगी। लेकिन ये ऐसा कब होता है, जब विभाजन कैसा हो, समसूत्री हो। जब विभाजन कैसा हो, समसूत्री हो, तो ये वाली बात अलैंगिक जनन के लिए राइट होती है, और ये वाली बात अलैंगिक जनन के लिए राइट होती है। अब आपको यहाँ पर ये सवाल उठता होगा कि ये कैसे हुआ। मतलब ये है कि अलैंगिक जनन के दौरान युग्मक निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी। देखो, युग्मक निर्माण हो सकता है तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो सकता है। देखो, यहाँ से इससे ये युग्मक हो सकता है, इसको हम युग्मक भी कह सकते हैं। लेकिन युग्मकों का क्या नहीं होता, फिर संलयन नहीं होता। ये चलती है प्रोसेस। आगे बात समझ में। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। तो युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अगर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। बताओ, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? बताओ, ये बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। इतनी सी बात अभी मैंने आपको बताई है, क्योंकि पहले क्लियर करेंगे अपन। देखो, एक ही जनक भाग लेता है, ये बात समझ में नहीं आई है? आ गई। चलो, दूसरी बात, युग्मक निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आपको अर्धसूत्री सॉरी अलैंगिक जनन की परिभाषा देनी हो तो आप ये बता सकते हो कि ऐसा जनन, है ना, ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। बोलो, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो ये चीजें है। तो ये, और युग्मक संलयन नहीं होता, ध्यान देना, युग्मक संलयन, और मैंने लिखा अर्धसूत्री विभाजन। और आपको बता दो, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक घटना घटित होती है जिसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होते हैं, जो माता और पिता के जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, माता और पिता के जो गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्र क्या होते हैं, आपस में आते हैं, युगली बनाते हैं, और अपना आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। पर आप बताओ, जब यहाँ युग्मक संलयन हो ही नहीं रहा तो काहे के यहाँ पर तो क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, यहाँ पर विभिन्नता है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, एक ही जैसा गुणसूत्र चला रहा है ना, पिता में गुणसूत्र वही, पुत्र में गुणसूत्र, पिता में 46, पुत्र में भी 46, ऐसा समझो, है ना। तो इस प्रकार के गुणसूत्रों में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, तो फिर आने वाली संतति में भी बदलाव थोड़ी होगा। बदलाव के लिए क्रॉसिंग ओवर यानी अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत है। जैसे हमारे शक्ल हमारे माता पिता से अलग है, क्यों? क्योंकि हमारे निर्माण के समय हमारे युग्मक जब संलित हो रहे थे, हमारे गुणसूत्र, जब माता और पिता के गुणसूत्र हमारे ठीक है ना, भ्रूण के अंदर या सॉरी गैमेट्स के अंदर बन रहे थे, ठीक है ना। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, समझना कि जब क्रॉसिंग ओवर की घटना, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जब शुक्राणु अंडाणु का सृजन होता है, उस टाइम पे ये घटना घटित होती है ना। जब वो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, फिर उसमें विभाजन होता है, तो उस विभाजन के दौरान एक घटना घटित होती है क्रॉसिंग ओवर की, वो नहीं होती, बस याद रखना यहाँ पर। ठीक है। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है अलैंगिक जनन के लिए, कि जब ये सारी घटनाएं नहीं होती तो सबसे बड़ा बात, सबसे खराब बात ये है यहाँ पर कि विभिन्नताएं नहीं होती। विभिन्नताएं तो आप जानते ही होंगे, विभिन्नताएं नहीं होती है। अब आप बताओ, संसार का प्रत्येक प्राणी, जैसे मनुष्य है वो बहुत सारे मनुष्य हैं, अलग अलग है सब, लेकिन आप बताओ, आप किसी आम के पेड़ को या खजूर के पेड़ को देख के थोड़ी बता सकते हो इसका बेटा है, उसका बेटा है, ये खजूर टू, ये खजूर का नाम ये है। आप खजूर को खजूर ही कहोगे, चाहे संसार में कहीं भी हो। आप बरगद को बरगद ही कहोगे, चाहे वो संसार में कहीं का भी हो। ये बात है।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये चीजें याद रखना आप। अब देखो यहाँ पर विभिन्नताएं नहीं होती, और एक खास बात, जब विभिन्नताएं नहीं होती है तो जो संतति बनेगी इस अलैंगिक जनन के दौरान वो कैसी होगी, वो अपने माता पिता के समान होगी, एक जैसी। तो अगला पॉइंट क्या होता है, संतति। संतति यानी बनने वाली कोशिका, संतति अपने, ठीक है ना, संतति आकार की व आनुवांशिकी, आकार की व आनुवांशिकी दृष्टि से, या लिख लो आकारिकी व आनुवांशिकी से अपने जनक के समान होती है, जनक के समान होती है। यानी जो संतति बनती है, जो कोशिका बनती है, पुत्री कोशिका बनती है, या पुत्री जो जो भी जनन होता है यहाँ पर, तो वो जो आकार की और आनुवांशिक की दृष्टि से किसके समान होती है, आकार की और आनुवांशिक दृष्टि से वो समान किसके होती है, अपने जनक के समान होती है। किसके समान होती है, जनक के समान। आम का, आम से जो दूसरा आम का पौधा बनेगा वो आकार की दृष्टि से भी किसके समान होगा, अपने जनक आम के पादप के समान होगा, इसको कहा जाता है। अब ये यहाँ पर ये भी चीज याद रखो, आकार की इसकी एक परिभाषा यहाँ पर याद रखनी है, नोट डाल के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि ऐसी संततियां, ठीक है ना, ऐसी संततियां जो आकारिकी और आनुवांशिक दृष्टि से समान होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं, आकारिकी व आनुवांशिक, आकारिकी व आनुवांशिक दृष्टि से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, या क्लोन कहते हैं। अब यह है परिभाषा क्लोन की, आकार की व आनुवांशिक दृष्टि से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्लोन की। और मैं आपको बता दूं, क्लोन हमेशा ज्यादातर अर्ध अलैंगिक जनन के दौरान ही बनते हैं। क्लोन ही तो होता है, आम का पौधा जो होगा वो आम का क्लोन होगा। मनुष्य में क्लोन थोड़ी बनते हैं, वो तो पिक्चरों में देखा होगा आपने, मूवीज वगैरह में देखा होगा, ऐसा मनुष्य में नहीं होता है। ठीक है, तो आकार की वो आनुवांशिक दृष्टि से, यानी आकार भी एक जैसा हो और आनुवांशिकी भी एक जैसी हो, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या भी एक जैसी हो, एक समान हो। जैसे कि आप आम के पौधे की ले लीजिए, जैसे मीठा आम का पौधा होता, पेड़ होता है ना, तो उससे मीठे आम, उसकी संततियां भी मीठे 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 होती रहेगी। खट्टा देवा कभी, और खट्टा है तो फिर सारे इकट्ठे इकट्ठे निकलेंगे, ऐसा देखा होगा आपने। जैसे आपने प्रसिद्ध चीजें देखी होगी, कोई कहाँ का आम है, कोई कहाँ की मौसमी है, कहाँ का अंगूर है वगैरह है, ये सब उस तरह से चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब ये कहाँ पर संपन्न होता है, जो जनन की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये किस जगह पे संपन्न होता है भाई, कहाँ कहाँ होता है ये संपन्न। लगभग संसार के जितने भी वर्ग है, 5 जगह अवधारणा तो आपने पढ़ी होगी। कौन कौन सी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है ना, या कवक भी बोल दो इसको, है ना, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब में ये क्या होती है, अलैंगिक जनन होता है सब में ही। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको आकार, और ये कहाँ कहाँ पे संपन्न होगा। तो इम्पोर्टेंट है एक कोशिकीय जीवों में, सबसे पहली बात तो कहाँ होगा, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में। अब आप मत सोचना कि ये एक कोशिकीय जीवों में सिर्फ क्या होगा, ये अलैंगिक जनन, नहीं, लैंगिक भी होता है। अपन ने 11th में, जैसे आपने सिलेबस में हट गया इसलिए नहीं पढ़ा है अपन ने, कि एक कोशिका, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में ये होता है। और एक कोशिकीय जीव आपको पता है किस में आते हैं, एक तो हमारा जगत है मोनेरा, और एक है हमारा जगत कौन सा होता है, प्रोटिस्टा। इन दोनों में ये होता है, एक तो एक कोशिकीय जीवों में होता है, और जिसे उसका उदाहरण है मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, आ रही है बात समझ में, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत। कवक, पादप व जंतु, दूसरी चीज किस में हो सकता है, ये कवक में भी हो सकता है, पादप में भी हो सकता है, और जंतु में भी हो सकता है। लेकिन क्या हो, लेकिन कैसा हो, लेकिन शरीर संगठन सामान्य हो। ये शर्त है यहाँ पर, शरीर संगठन सामान्य हो।
अब सामान्य तो कौन सा है, अब प्राणी जगत में होता है ना, आपको पता है सबसे पहले प्राणी जगत प्रोटोजोआ आ जाएगा इससे। तो एक कोशि के जीवों में होता है भाई, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको याद रखना, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये अपने लिए समझना बहुत अच्छा है, ये रिप्रोडक्शन है, अगर आप पार्ट एक से नहीं पढ़ोगे तो फिर, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को कि अपन शुरू से जनन को पढ़े, है ना, शुरू से हम किसको पढ़े, जनन को पढ़े। देखो, तो अलैंगिक जनन में अपन ने क्या क्या देखा, अभी फिर से समझ लो, क्योंकि ये कक्षा 12 है, इसलिए डायरेक्ट पढ़ के और निकल जाना ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक ही जनक भाग लेता है, युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, और ये भी मैंने आपको समझाए थे पहले, युग्मक निर्माण हो सकता है तो किस में हो सकता है वे, बहुत सारे प्राणी ऐसे, अपन करेंगे बात अभी आगे, अभी ये डिटेल से पढ़ेंगे जब करेंगे। युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ये सबसे मेन कैरेक्टर है। लैंगिक और अलैंगिक जनन के सबसे मुख्य कैरेक्टर, सबसे मुख्य अंतर यही है, लैंगिक जनन में युग्मक संलयन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, ठीक है ना, और वहाँ समसूत्री भी होता है, सब तरह की प्रोसेस होती है, विभिन्नताएं नहीं होती, क्योंकि जो संतानें बनती है वो अपने मातृ पादप के समान या माता पिता के समान होती है, ये यहाँ पर याद रखना। क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, अगर आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, संतति आकार की वो आनुवांशिक दृष्टि से अपने जनक के समान होती है, जो संतान होती है वो आकार की दृष्टि से और आनुवांशिक दृष्टि से अपने जनक पादप के क्या होती है, समान होती है। अगली बात नोट मैंने लिखा है, परिभाषा पूछे आपसे कई बार पूछी गई है, क्लोन क्यों होते हैं, किसे कहते हैं, तो आकारी की वो आनुवांशिक दृष्टि से समान जीवों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये परिभाषा याद रख लेना, आकार की दृष्टि से और आनुवांशिक दृष्टि से अपने जनक के समान जीवों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि अलैंगिक जनन कहाँ कहाँ होता है, भाई साहब बता दीजिए जरा। एक कोशि के जीवों में होता है, और एक कोशि के जीव कहाँ पे आते हैं, बहुत सारे जीव है भाई, मोनेरा प्रोटिस्टा में आते हैं, मोनेरा में वायरस वगैरह भी आ जाता है, कवक में होता है, पादप में होता है, जंतु में होता है। पादप की अगर मैं कवक की बात करूं तो यहाँ पर क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, अभी दो तीन तरह के बीजाणु अपन बात करेंगे, कोनिडिया वगैरह की बात करेंगे, वो यहाँ पर बनेंगे। पादप और जंतु, लेकिन शरीर संगठन सामान्य हो, पादप और जंतु में भी होता है, लेकिन शरीर संगठन कैसा हो, सामान्य हो, छोटे जीव हो, मतलब मनुष्य जैसे बड़े बड़े जीव ना हो, है ना, इस प्रकार से। आगे बात समझ में, चलो। तो ये बहुत अच्छी चीज है याद करने के लिए। तो ये आपके कौन सा जनन, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, पहले तो हम बात करते हैं कितने प्रकार हैं भाई। सबसे टाइप की हम बात, यहाँ जनन के प्रकार लिखा मैंने भी, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को क्या कितने प्रकार होते हैं। तो लगभग इसके मुख्यतः तो दो तीन ही प्रकार है, लेकिन अपने कोर्स में एक एक शब्द के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो बस और कुछ नहीं दे रखा, ज्यादा नहीं दे रखा। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार, तो मैं प्रकार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होता है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहला प्रकार ए। पहला जो प्रकार होता है वो, पहला प्रकार होता है यहाँ पर कौन सा, विखंडन। कौन सा प्रकार होता है, विखंडन। अब विखंडन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्राणी होता है उसका शरीर जो होता है वो उसके टुकड़े हो जाते हैं, यही तो हो गया विखंडन, और क्या, है ना, शरीर के टुकड़े हो जाए, विखंडन कहलाता है। उसके बाद दूसरा होता है बी, जिसको हम बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन मतलब, जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ से मेरा हाथ टूट जाए यहाँ से, और यहाँ से निकल करके क्या हो जाए, दूसरा जंतु बन जाए, ये होता है दूसरा। तो ये हो गया अपने मुकुलन, ठीक है। तीसरा जो है हमारे लिए आ जाता है, उसको बोलते हैं अपन बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा प्रकार बीजाणु जनन, ठीक है ना। चौथा जो प्रकार है, यानी डी जो हमने लिखा है, वो डी जो हमारा है खंडन, और खंडन हो जाएगा। अगला आ जाएगा कलिका। सब पढ़ेंगे एक एक करके, टेंशन नहीं लेनी है, ये सारे पढ़ेंगे, अभी केवल मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ। तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, कलिका या कलिका निर्माण, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। इसके बाद जेम्यूल और कायिक प्रवर्धन एक और बच रहा है, जेम्यूल, स्पंज में होता है भाई, ये स्पंज में जेम्यूल। और एक और बचता है एफ और जी, कायिक प्रवर्धन, ये भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अपन।
कायिक प्रवर्धन। तो पहले आप इस चीज को देखें, इसको समझे कि अपन क्या पढ़ रहे थे अभी, जनन के प्रकार, अलिंगी जनन पढ़ रहे हैं। अब अलिंगी जनन किसे कहते हैं मैंने आपको पूरा समझाया, जिसमें क्या हो, युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलिंगी जनन कहते हैं। और दूसरी बात, हमने इसके प्रकार देखे अभी, कितने प्रकार का ये होता है। तो पहला जो प्रकार है विखंडन, है ना। दूसरा प्रकार है मुकुलन, बडिंग, बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। खंडन, ठीक है ना, खंडन यानी टुकड़े हो जाना, टूट जाना एक साथ। कलिका बन जाना, कलियां बनना, कलियों से फिर क्या बनना, कलियों से बना नया जीव बनना। जेम्यूल, ये साइकोन में होता है भाई, साइकोन नाम का एक संघ है, उस सॉरी वर्ग है, यानी शायद ठीक है ना, यहाँ पर होता है। दूसरा कायिक प्रवर्धन, ये पौधों में होता है भाई, ज्यादातर किसमें होता है, पौधों में। तो ये कितने प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्रकार हैं आपके अलिंगिक जनन के। प्रकार नहीं है बस, वैसे ये तरीके बना रखे हैं, लेकिन कोई फिक्स प्रकार नहीं। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अलिंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, 2 3 4, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी आपके। ये तो बना रखे हैं प्रकार बुक्स वालों ने अलग अलग तरीके से समझने के लिए। फिर विखंडन की बात करें तो विखंडन यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है, ये 2। तो विखंडन, और दूसरा होता है बहुविखंडन, बहुविखंडन। चलो अब मुझे बताओ, आप लोगों को प्रकार याद हो जाएंगे ना ये सारे, बोलो भाई प्रकार याद होंगे कि नहीं होंगे। बोल रहा हूं मैं आपसे, कितने प्रकार का होता है भाई अलैंगिक जनन, कितने प्रकार का, मुख्य अपने अनुसार अपने हिसाब से 7 प्रकार का है। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, कलिका, जैमुल और कायिक प्रवर्धन। द्वि और जो विखंडन होता है वो 2 तरह का है, द्विविखंडन और बहुविखंडन, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। बताओ भाई, बताओ बताओ भाई, सानिया, देव प्रताप, एक नई बात समझ में। आगे ना, और बताओ भाई, हेमंत मीणा, हेमंत मीणा बताओ। हम्म ठीक है। आगे ना भी देखो, धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो, अभी टेंशन मत लीजिए आप लोग, बहुत सारा टाइम है अपना पेपर पहले की तरह लेट, थोड़ा सा लेट ही होगा, ऐसा मत सोचो कि मार्च में हो जाएगा, क्योंकि अभी स्कूल खुले ही नहीं, सरकार की स्कूल खोलने की डेट, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं अलैंगिक जनन, है ना, ये अच्छे से याद रखते हो, क्योंकि एक एक नंबर का प्रश्न बनेगा भाई यहाँ से बोर्ड में, और है ना, एक एक नंबर का प्रश्न बनता है, तो एक एक नंबर का प्रश्न भी अपन को क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन इसमें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो प्रकार हमने लिखे हैं, तो एक एक करके एक एक प्रकार को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विखंडन की बात करेंगे अपन, है ना, तो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले विखंडन की बात करते हैं। नंबर ए, विखंडन। विखंडन में क्या होगा, देखो इसका मतलब समझो पहले तो आप। विखंडन का मतलब ऐसे होता है फीजन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फीजन, क्या बोलते हैं, फीजन। ये फीजन होता है। इस समय क्या होता है, देखो इस विखंडन में, इसकी परिभाषा आप पहले सुनिए फिर अपन लिखेंगे। इसकी परिभाषा ये होती है कि जनक कोशिका, आपकी जो जनक कोशिका है, कोशिका से लेंगे भैया, पादप ले लो, कुछ भी ले लो। जनक कोशिका होती है, 2 या 2 से अधिक समान व बराबर भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। हमारी जनक कोशिका है, ये देखो ये जनक कोशिका है, तो अपने जैसी, है ना, कोशिका में क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब इसलिए टूटने के बाद इसका आकार कैसा रहेगा, मैंने क्या शब्द यूज किए यहाँ पर, जनक कोशिका। देखो ये, देखो ये, देखो बेटा ये क्या है, जनक कोशिका है, यही तो परिभाषा समझाना चाह रहा हूँ। जनक कोशिका है, वो 2 भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, थोड़ा बड़ा बन गई है, 2 भागों में टूट जाती है। टूटती कैसे है, कौन से विभाजन से, समसूत्री विभाजन से। आई बात समझ में,
किससे टूटती है? दो भागों में कैसे बढ़ती है? समसूत्री विभाजन से दो भागों में टूट जाती है। अब ये दो भागों में टूटने के बाद क्या होगा देखो, तो दो या दो से अधिक समान व बराबर आमाप के दो संतति कोशिका में, तो ये जो कोशिका बनेगी ये आमाप व आकार में, आमाप व आकार, आमाप व आकार में, या साइज एंड शेप बोल दो, साइज एंड शेप। तो आमाप और आकार में अपनी जनक कोशिका के समान होगी। परिभाषा ये याद रखना कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, यानी इसमें जो जनक कोशिका है वो दो या दो से अधिक, मैं लिख देता हूं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है और टूट करके आकार और आमाप में, यानी आकार और आमाप में मतलब बिल्कुल बराबर की, अगर 4 फीट की कोशिका थी तो 4 फीट की बनेगी। तो बड़ा बड़ा ज्यादा बोल गया मैं थोड़ी, मान लो छोटी सी ये कोशिका है तो ये इसी के आकार की बनेगी, आकार में और आमाप में, साइज एंड शेप में अपनी पितृ कोशिका के समान ही ये बन जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये था आपका कौन सा? विखंडन। तो मैंने क्या परिभाषा बताई इसकी कि ऐसा विभाजन या ऐसा विखंडन, ठीक है ना, ऐसा विभाजन या ऐसा विखंडन जिसमें क्या हो, यानी जनक कोशिका दो या दो से अधिक, क्या परिभाषा हो जाएगी, लिख देता हूं मैं, जनक कोशिका, जनक कोशिका दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में, दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में, यानी जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में टूट जाती है, कोशिकाओं में टूट जाती है, जो आमाप व आकार में, आमाप व, जो आमाप व आकार में मात्र कोशिका या जनक कोशिका, जनक कोशिका देखो लिखी मैंने परिभाषा, आप खुद एक बार पढ़िए अपने मन में कि जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में टूट जाती है, जो आमाप व आकार में जनक कोशिका के समान होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब ये विखंडन तो बिल्कुल सिंपल है ना, आप याद रखना इसकी दो बातें याद रखना, एक तो होनी चाहिए जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूट सकती है, और संतति कोशिका जो होती है वो आमाप में और आकार में, इसको ध्यान रखना, बस इस चीज को ध्यान रखना, आमाप व आकार में अपनी मात्र कोशिका की क्या होती है? समान होती है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? बोलो आ रही है ना बात? समझ में आ रही है ना भाई सबके? हाँ, तो आकृति में बिल्कुल, और आमाप में अपनी, जैसे ये ऐसे कोशिका बनेगी दूसरी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 2, तो ये भी 3 2 की बनेगी भाई, ये है ना? तो ये है आपका याद रखने का इसमें, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो कोशिकाएं होती है वो आमाप और आकार में जनक कोशिका के समान होती है और ऐसे दो भागों में टूट जाती है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, जैसे अब ये कितने टाइप है इसके, इसके टाइप भी दो है भाई, इसके कितने टाइप है, कितने प्रकार है? तो इसके दो प्रकार है भाई देखिए। पहला प्रकार तो इसका क्या है? द्विविखंडन या द्विविभाजन बोल दो, इसको बोलते हैं द्विविखंडन। और एक दूसरा इसका प्रकार होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन, द्विविखंडन को बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है ना, बाइनरी फिजन, है ना, और इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन।
तो फिजन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक तो हो गया हमारे बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। अब ये क्या भला चीज है भाई? देखो, यहाँ पर जो विभाजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ विखंडन। विखंडन का मतलब जनक कोशिका अपने जैसी आकार की, अपने जैसे आमाप की दूसरी कोशिका बना देती है, इसको कहते हैं विखंडन। अब ये 2 तरीके से होता है। अगर एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाती है, एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं क्या? बाइनरी फिजन। और नियम यही लागू है आमाप और आकृति में। और एक कोशिका अपने आमाप में और अपनी आकृति में अपनी मातृ कोशिका के समान बहुत सारी कोशिका बनाती, इसको कहते हैं क्या? मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन कहां पर होता है? आपको पता होगा जब मलेरिया होता है उस टाइम पे भी ये घटना घटित होती है। मैं आपको बताऊंगा कि मलेरिया के टाइम पे ये बहुविखंडन होता है। मान लीजिए सबसे पहले तो ये विभाजन होता है, अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो आराम से एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाएगी। लेकिन परिस्थितियां खराब है तो ये विभाजन होता है। ये विभाजन बहुत बुरा विभाजन है भाई। ये वायरस में होता है इस तरीके से बहुविखंडन। एक वायरस से एक साथ 600-700 वायरस, 600 से 700 इंटू 700, ऐसे भी ऐसे चलता है वर्ग इंटू वर्ग। इस प्रकार से विभाजन होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको विखंडन और द्विविखंडन। एक कोशिका 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है ना? सिंपल सी परिभाषा है, एक कोशिका एक कोशिका 2 समान भागों में 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है। एक कोशिका 2 समान भागों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और वो कोशिका कैसी होती है? वो कोशिका आमाप और आकार में कैसी होती है? अपनी पितृ कोशिका के समान होती है। चलो मैं इसके लिए एक उदाहरण, और जो प्रत्येक भाग होता है जो 2 समान भागों में बढ़ जाती है, वो प्रत्येक भाग वयस्क बन जाता है, या वयस्क कोशिका बोल दो, वयस्क कोशिका बन जाता है। वयस्क कोशिका बन जाता है, ठीक है भाई। तो प्रत्येक भाग क्या बन जाता है? वयस्क कोशिका बन जाता है। अब देखो कैसे होता है, ये लो, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये होगी हमारी अमीबा। ये क्या है? अमीबा में ले लेते हैं इस उदाहरण को, इसका उदाहरण अमीबा। अब अमीबा में क्या होगा? धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ। ग्रोथ होके क्या होगा? इस अमीबा से, इस अमीबा का जो अंदर जो केंद्रक है, वो केंद्रक आकार में क्या होगा? बड़ा होगा धीरे धीरे। ये है केंद्रक। और अमीबा का केंद्रक बड़ा होता जाएगा। धीरे धीरे अमीबा का केंद्रक बड़ा होगा तो ये कुछ कोशिका कुछ इस तरीके की बनती जाएगी, कुछ इस तरीके की कोशिका बन जाएगी ये, है ना? धीरे धीरे। अब इसका पहले चलो कोशिका के अंदर में केंद्र यहाँ पर आप देखिए इसको, ये अमीबा है पूरा। और अमीबा का केंद्रक अब क्या करेगा? धीरे धीरे 2 केंद्रकों में बंटना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद क्या प्रोसेस होगी? यहाँ के बाद दिख रहा है ना सबको नीचे? हाँ दिख रहा है। यहाँ के बाद क्या होगा? ये धीरे धीरे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये अमीबा है, और ये नाल बन जाएगी बीच में इस तरीके से। इस तरीके से ये अमीबा बन जाएगा, है ना? ये अमीबा है। यहाँ पर इसका खुद का अलग से केंद्रक बन गया, यहाँ पे इसका खुद का केंद्रक अलग हो गया। तो मैं आपको बताऊं, ये जो विभाजन होता है ना, ये 2 तरीके से होता है। सबसे पहले तो ये केंद्रक का विभाजन हो रहा है। सबसे पहले किसका विभाजन हो रहा है बेटा? आपकी बुक में नहीं दे रखा, बता रहा हूँ आपको। केंद्रक विभाजन, क्योंकि ये पढ़ चुके हो आप 11th में। केंद्रक विभाजन होता है। सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा, है ना? किसका विभाजन होगा? केंद्रक का। अब केंद्रक का विभाजन तो हो गया। केंद्र का विभाजन होने के बाद अब ये जो दूसरी प्रोसेस है, ये होता है किसका? कोशिका द्रव्य का विभाजन। अगला जो प्रोसेस होगा वो किसका होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन का। याद होगा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा 11th में, थोड़ा बहुत याद होगा। तो जो केंद्रक विभाजन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? किसी को याद हो तो कमेंट में लिखे कि क्या होता है। और कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है? किसी को याद हो तो कमेंट में लिखे, मुझे आंसर दे फटाफट, ठीक है ना? लिख के बता दो मुझे, किसी को याद हो तो बोल के बता दो। बता सकते हैं? बोलो किसको कहते हैं। चलो मैं इधर आ जाता हूँ आपका कमेंट देखने के लिए।
बताओ भाई, केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहते हैं? बताओ भाई। चलो, इसके बाद चलो मैं आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, ये हमारे दो पुत्री अमीबा बन जाएंगे अलग अलग प्रकार के, है ना। इनको बोलते हैं दो पुत्री अमीबा। ये दो ही बनेंगे वैसे, पुत्री अमीबा। आया तो किसी को आंसर? याद नहीं है तो नो ही लिख सकते हो भाई, नहीं याद है मैं तो। देखो, जो केंद्रक का विभाजन होता है उस केंद्रक विभाजन को एक नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या कहता है? कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, यहाँ दिया किसी ने आंसर। हाँ, कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है उस कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो ये किताब में तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, फिर से आ जाओ आप। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कौन सा? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। एक जीव दो समान भागों में टूट जाता है और वो बाद में जाकर के जब वयस्क बनते हैं तो अपने मातृ कोशिका के समान हो जाते हैं। ऐसे को बोलते हैं अपन क्या? द्विविखंडन। देखो, कोशिका के दो टुकड़े हो रहे हैं, ये अमीबा है। क्या है ये? अमीबा। और अमीबा में सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक कोशिका द्रव्य को, केंद्र सॉरी अपने पदार्थों का संश्लेषण करेगा, कोशिका विभाजन की प्रवस्थाएं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया। केंद्रक का फिर धीरे धीरे केंद्रक का बंटवारा हुआ। केंद्रक का बंटवारा, ये और ये दोनों केंद्रक हो गए, एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो गए, है ना। एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो गए और इसको बोलते हैं केंद्रक विभाजन। और इसको बोलते हैं प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस, है ना। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। फिर आप आगे देखो, ये कोशिका का केंद्रक का विभाजन हो गया। अब किसका विभाजन होना है भाई? अब तो विभाजन किसका होगा? अब तो विभाजन कोशिका द्रव्य का होगा, बंटवारा होगा यहाँ पर। क्या होगा? बंटवारा। अब कोशिका का केंद्रक का बंटवारा हो गया, अब साइटोकाइनेसिस होगा। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया होती है, पुत्री अमीबा क्या हो जाती है? बन जाती है। एक कोशिका द्रव्य अलग अलग, केंद्रक अलग अलग। इस प्रकार से ये होता है आपका कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। कौन सा होता है? बाइनरी फिजन। आ रही है बात समझ में? कौन सा फिजन है? बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, केंद्र का विभाजन हो गया, और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया है? फिर से समझ लो, विखंडन पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, ये याद रखना जरूरी है। आप पढ़ रहे हो विखंडन, है ना, इसको फिजन कहते हैं। जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में टूट जाती है, जो आमाप व आकार में जनक कोशिका के समान होती है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन जो होता है उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है, और बहुविखंडन होता है उसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीपल फिजन कहा जाता है। मल्टीपल फिजन के पहले हमने द्विविखंडन पढ़ा। द्विविखंडन में एक कोशिका दो समान भागों में टूट जाती है, और प्रत्येक को टूटा हुआ भाग क्या बन जाता है? वयस्क कोशिका बन जाता है। इसको हमने डायग्रामेटिकली समझा कि ये हमारी अमीबा है। धीरे धीरे अमीबा में, अमीबा का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो उसमें केंद्रक में विभाजन शुरू हो जाएंगे। केंद्रक की, देखो केंद्रक में तो होता है आनुवांशिक पदार्थों का एस फेज वगैरह, आपने विभाजन पढ़ा है ना, याद है आपको? आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण वगैरह होगा, ये वगैरह डीएनए एस फेज होगी, है ना। फिर विभाजन प्रावस्था होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ये तो हमने पढ़ा था पिछले साल कोशिका चक्र में, है ना। तो इस प्रकार से देखो, केंद्र का विभाजन हो गया। फिर ये आप देखो इस तरीके से डायग्राम समझो और आराम से हमारे पूछने में बोलो। द्विविखंडन आया कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में द्विविखंडन? बोलो फटाफट, एक आध बच्चा बोल दे करो आ गया, या नहीं आया? हाँ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला वाला, बहुविखंडन। ये बहुविखंडन क्या होता है? द्विविखंडन के बाद आ जाता है बहुविखंडन। देखो,
बहुविखंडन में क्या होता है? देखो बहुविखंडन में मैंने क्या बोला, सीधा सिंपल है, बहुविखंडन यानी बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे खंड। यह है इसकी परिभाषा, सीधी सी परिभाषा है। ऊपर का रूल लागू होगा, कोशिका दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक होते ही क्या बोल देंगे, बहुविखंडन। दो होगा तो बाइनरी, दो से अधिक होगा तो बहुविखंडन। ठीक है ना, बहुत सारे खंड बना, तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार में इस प्रकार का विभाजन कब होता है, पहले आप बताओ कब होगा ऐसा विभाजन? तो ऐसा विभाजन होगा प्रतिकूल परिस्थितियों में। इसकी पहली शर्त क्या है? इसकी पहली शर्त है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अब आप समझोगे ये प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियां क्या है आखिरकार। ये आपकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां क्या है, उल्टी परिस्थितियां, जब इसको भोजन पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता, ऐसी पड़ी रहती है कोशिका, तो उसमें होता है बहुविखंडन। धीरे धीरे सबसे पहले क्या होता है समझना, इस विभाजन ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। अमीबा में भी होता है भाई, ये अमीबा में भी होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये हमारी कोई अमीबा, यहाँ से समझाता हूँ इसको, थोड़ा इधर से समझिए, देख लो। ये अमीबा है, क्या है ये, अमीबा। इस अमीबा में क्या हुआ कि इसकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, है ना। अब ये क्या करेगी, अपने चारों ओर केंद्रक को तो थोड़ा बड़ा कर लेगी, और इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, ऐसे कवरिंग कर लेगी। क्या कर लेगी, कवरिंग। एक क्या बना लेगी, अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय पुटी बना लेगी। क्या बना लेगी, इधर लिखता हूं मैं, त्रिस्तरीय पुटी। इसको बोलते हैं सिस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट कहा जाता है भाई। तो ये अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में आ जाती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में आकर के अपने चारों तरफ एक कुटी बना लेती है। कुटी बनाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इस अमीबा के अंदर, इस अमीबा के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे इस कुटी के अंदर ही यहाँ बहुत सारे क्या बन जाते हैं, केंद्रक बन जाते हैं। केंद्र का विभाजन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। पहले एक ही केंद्रक से दो बने थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मल्टी केंद्रक बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। तो इस प्रकार की जो अमीबा है, इस प्रकार की अमीबा को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की जो ये कोशिका है, इस कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, आभासी। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे केंद्रक बन गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य भी इकट्ठा हो जाएगा। इन केंद्रकों के चारों ओर क्या हो जाएगा, ऐसे ये केंद्रक बनाए थे मैंने छोटे छोटे, इन केंद्रकों के चारों तरफ क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे, है ना। ये पुटी बना रहा हूं मैं चारों तरफ। अब परिस्थितियां कैसी होती है, परिस्थितियां आ जाती है अनुकूल। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है, ये पुटी क्या हो जाती है, फट जाती है। ये पुटी क्या हो जाती है, यहाँ पर ये पुटी फट जाती है, और सारे के सारे केंद्रक अलग हो जाते हैं, और अलग हो करके अलग अलग अपने अपने क्या बनाते हैं, अमीबा बनाते हैं, अलग प्रकार से। ये इस प्रकार से आई बात समझ में, बोलो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुविखंडन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे अमीबा का उदाहरण हमने देखा, तो अमीबा के द्वारा सबसे पहले उसके चारों तरफ एक कुटी बना ली जाती है। आप तो जब आपके आसपास बम बरस रहे हो या कुछ हो रहा हो, गोलियां चल रही हो, तो आप अपने आप को क्या करोगे, ढकोगे। इसी को तो प्रतिकूल परिस्थिति बोलते हैं। और हमारी अमीबा को क्या हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति आ गए, और प्रतिकूल परिस्थिति आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इसने अपने चारों ओर कुटी बना ली, तीन स्तरीय। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय पुटी का इसने निर्माण कर लिया। ठीक है ना। तो इस विधि में क्या होता है, धीरे धीरे केंद्रक विभाजन हो जाएंगे। और एक और चीज आप याद रखना, और ये किस में होता है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और अमीबा, है ना। प्लाज्मोडियम और अमीबा में ये होता है, मैंने आपको सारी बात बता दी है कि ये कब होता है, कि यहाँ पर इसको एक और चीज आपने पढ़ा होगा, इसको प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियाई।
प्रो केंद्रक बोल दो आप चाहो तो। पर इतना डिटेल में नहीं जाना, अपनी बुक में दो चार बातें लिखी हुई, बस वही बातें अपन को याद रखनी है। एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं पूछा जाता, राजस्थान बोर्ड में तो फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी भाई, और इसके बाद इसके जो नोट्स है मैं भी आपको इसी ऐप में भेज दूंगा और आप इसको उतार लेना, ऐसा करता है। ठीक है, चलो।